तो लाइट रिएक्शन की जब हमने बात की थी, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या था? एटीपी, NADP, H प्लस और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चला गया एटमॉस्फेयर में और प्लांट के पास है ATP और NADPH या NADPHH प्लस। अब इस ATP और NADPHH प्लस का यूज कहां पर होगा अगर इसकी बात करें तो इसके लिए हमें टारगेट करना होता है डार्क रिएक्शन या उसी का बोलते हो बायोसिंथेटिक फेज। डार्क रिएक्शन में CO2, डार्क रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने बोला जो CO2 है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है और ये प्रोसेस प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, दैट मीन्स ATP और NADPH या NADPHH प्लस के प्रेजेंस में होगा। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन का उसके प्रेजेंस में डार्क रिएक्शन चलेगा जिसमें CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ATP और NADPH2 यूज किस में होगा? डार्क रिएक्शन में, और इसके प्रेजेंस में CO2 कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। डार्क रिएक्शन जो टर्म है सुनने से लगता है कि ये इन द एब्सेंस ऑफ लाइट होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डार्क रिएक्शन भी लाइट के प्रेजेंस में, दैट मीन्स डे टाइम में ही होता है। डिफरेंस बस इतना है कि जैसे लाइट रिएक्शन में लाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा था, डार्क रिएक्शन में लाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। डार्क रिएक्शन में प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन की आवश्यकता पड़ती है, दैट मीन्स ATP और NADPHH प्लस। इसलिए अगर हम ये बोलें कि सपोज लाइट अगर एब्सेंट हो जाए तो डार्क रिएक्शन तब भी कुछ समय तक चलता है, क्योंकि वो लाइट पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से हमने बोला कि लाइट जब एब्सेंट है तब भी डार्क रिएक्शन कुछ समय तक चलेगा और उसके बाद रुक जाएगा। और अगर फिर से हम लाइट प्रोवाइड कराएंगे तो आपको पता है लाइट प्रोवाइड कराओगे तो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन फिर से बनेगा और फिर उसके प्रेजेंस में डार्क रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये बोला कि डार्क रिएक्शन जो है वो ATP और NADPHH प्लस के प्रेजेंस में चलने वाला है। ये प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन यहाँ पर यूज होगा। इन दिस प्रोसेस CO2 इज रिड्यूस्ड टू सुगर, डार्क रिएक्शन में ही होता है। This process does not directly depend on the presence of light, but it depend on the product of the light reaction like ATP और NADPH2 की बात कर रहा है ना। It is known as dark reaction, but it does not means that it occurs in dark, as it operates simultaneously with light reaction in the presence of light। यही पॉइंट मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। और फाइनल कमेंट है कि अगर हम लाइट को हटा दें तब भी ये डार्क रिएक्शन बायोसिंथेटिक फेज कुछ समय तक चलता है और फिर आगे चल के रुक जाएगा और फिर लाइट प्रोवाइड कराएंगे तो फिर से प्रोसेस आगे चलने लगेगा। तो इस तरह से हमने बात किया कि जो ATP और NADPHH प्लस प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन है वो डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होगा। नेक्स्ट है डार्क रिएक्शन की अगर हम बात करें तो कैल्विन ने ग्रीन एल्गी, क्लोरेला और सेंडेस्मस पे अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया रेडियो आइसोटोप C14 और क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को यूज करके डिफरेंट इंटरमीडिएट्स जो बने उसको सेपरेट किया और डिस्कवर किया C3 साइकिल को। तो कैल्विन ने C3 साइकिल को डिस्कवर किया है। उनका एक्सपेरिमेंट किस पे था? तो क्लोरेला और सेंडेस्मस पे, और उन्होंने जिस आइसोटोप को यूज किया वो है C14। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब कैसे पता चला कि हमें डिफरेंट इंटरमीडिएट क्या क्या है? कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल का जो डिफरेंट इंटरमीडिएट है वो क्या है, उसको हम डायग्राम में डिस्कस करेंगे। यहां पे अगला पॉइंट, एक टाइप ऑफ डार्क रिएक्शन बायोसिंथेटिक फेज की बात कर रहा है। C3 प्लांट भी होता है, C4 प्लांट भी होता है और कैम प्लांट भी होता है। तो सबसे पहले इन तीनों के बारे में
कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद हम C3, C4 और कैम प्लांट में कैसे CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन के प्रेजेंस में, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे C3 प्लांट की बात हो रही है, जिसको आप कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल बोलते हो। और यहाँ आपने रिप्रेजेंट किया कि मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट है और इसके अंदर प्रेजेंट है रूबिस्को एंजाइम। रूबिस्को एंजाइम के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो रूबिस्को वो एंजाइम है जो कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों एक्टिविटी दिखाता है। रूबिस्को वो एंजाइम है जो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दोनों दिखाता है। अगर कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दिखाएगा तो C3 साइकिल रन होगा और अगर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाएगा तो फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल या ग्लाइकोलाइट साइकिल की बात हम करने वाले हैं। तो सवाल यह है कि रूबिस्को यहां पर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसका मतलब C3 साइकिल में इस एंजाइम का रोल हमें देखने को मिलने वाला है। अगर इस रूबिस्को की हम बात करें तो इसको हम L8S8 के नाम से भी जानते हैं। इसमें 8 लार्जर यूनिट और 8 स्मॉलर यूनिट होता है, इसलिए इसको L8 और S8 बोलते हैं। जो लार्जर 8 यूनिट है इसकी इंफॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट डीएनए के पास होता है और जो S8 यानी स्मॉलर यूनिट है इसके फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन न्यूक्लियर डीएनए के पास होता है। यानी रूबिस्को एंजाइम के फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो न्यूक्लियर डीएनए और क्लोरोप्लास्ट डीएनए दोनों के पास है। लार्जर यूनिट की इंफॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट डीएनए के पास है और स्मॉलर यूनिट के फॉर्मेशन के इंफॉर्मेशन न्यूक्लियर डीएनए के पास प्रेजेंट होता है। तो L8S8 किसको बोलते हैं? रूबिस्को को। एक और पॉइंट डिस्कस कर लूं, इसको हम कार्बोक्सिल डिस्म्यूटेज के नाम से भी जानते हैं। तो रूबिस्को, L8S8 या कार्बोक्सी डिस्म्यूटेज, ये डिफरेंट नाम रूबिस्को का है। रूबिस्को की एफिनिटी CO2 के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है। रूबिस्को की एफिनिटी, मैं इतना रूबिस्को को क्यों टारगेट कर रहा हूं? क्योंकि रूबिस्को वो एंजाइम है, चाहे प्लांट कोई भी हो, C3 हो, C4 हो, कैम प्लांट, उन सभी में C3 साइकिल तो चलेगा। और अगर C3 साइकिल चलेगा तो आपको रूबिस्को एंजाइम देखने को मिलने वाला। तो रूबिस्को एंजाइम की एफिनिटी CO2 के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है। CO2 के साथ एफिनिटी उसकी ज्यादा है, मतलब अगर कंपैरिजन की बात करें तो CO2 के साथ रूबिस्को की एफिनिटी ज्यादा है। लेकिन अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो उस टाइम पर रूबिस्को ऑक्सीजन के साथ एसोसिएट होकर के ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा और प्रोसेस चलने लगेगा फोटो रेस्पिरेशन, जिसकी चर्चा हम आगे चल के करेंगे। तो इस तरह से हमने इस रूबिस्को एंजाइम की बात की। एक बेसिक पॉइंट कि जो C3 प्लांट है उसमें जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है वो कौन है? RUBP। कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। और जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। पाथवे में डिफरेंट इंटरमीडिएट आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी चर्चा हम अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। लेकिन याद रखो, चाहे वो C3 पाथ की हम बात करेंगे, चाहे C4 या कैम, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन यहां से अपने से पूछा जाता है। तो C3 साइकिल में पहला CO2 एक्सेप्टर कितने कार्बन का भाई? 5 कार्बन का। कौन है? RUBP, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है। और पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन है? तो PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। और याद रखिए, ये जो C3 या C4 नाम हम रख रहे हैं वो पहले स्टेबल कंपाउंड के बिहाफ पे रखा गया है, न कि फाइनल प्रोडक्ट के बिहाफ पे। यानी C3 साइकिल में जो पहला स्टेबल कंपाउंड होगा वो कोई 3 कार्बन का होगा और C4 में कोई 4 कार्बन का होगा। जैसे यहां पर 3 कार्बन का जो पहला स्टेबल कंपाउंड है वो कौन है? PGA। तो ये तो हमने C3 साइकिल के थोड़े से पॉइंट की बात कर ली। C4 साइकिल की बात करें या C4 प्लांट की मैं बात कर रहा हूं। C4 प्लांट, जिसको हम हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहने वाले हैं क्योंकि इन्होंने इसको डिस्कवर किया।
प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर 3 कार्बन का कौन है, PEP, और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट OAA ऑक्सलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन वाला है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, C4, और यहां पर पहला स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का है, इसलिए इसको हमने बोला C3। तो अगर आपसे पूछा जाए ये C3 और C4 फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड के बिहार पर नाम दिया गया है या फाइनल, तो बोलोगे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड के बिहार पर। C3 साइकिल में जो पहला स्टेबल कंपाउंड है वो 3 कार्बन का PGA है, जबकि C4 की अगर हम बात करें तो पहला स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन का OAA है। आप ये भी जानते हो कि जो C4 प्लांट होता है उसके लीफ में क्रैंज एनाटॉमी देखने को मिलता है। अब क्रैंज एनाटॉमी का स्ट्रक्चर, बाकी डिफरेंट पॉइंट हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया उसकी बात कर लें। 2 तरह का क्लोरोप्लास्ट रिप्रेजेंट किया है, एक वो जो मीजोफिल सेल में है और एक वो जो बंडल सीड सेल में है। इस डायग्राम में एक बात ये भी समझ में आ रही है कि जो मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट है उसकी साइज छोटी और जो बंडल सीड सेल में क्लोरोप्लास्ट है उसकी साइज बड़ी है। इसका मतलब एक पॉइंट तो यहाँ से मिल रहा है कि मीजोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है उसके साइज स्मॉलर होगा, तो इसके कंपैरिजन में वहां पे उसके साइज लार्जर। रूबिस्को एंजाइम यहां पर आपने रिप्रेजेंट किया कि बंडल सीड सेल के क्लोरोप्लास्ट में रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है, जबकि अगर हम यहां पे बात करें तो यहां भी पेप्केज एंजाइम है जो कि मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। तो यहां पर 2 तरह के क्लोरोप्लास्ट की बात करें, एक है मीजोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट और दूसरा है बंडल सीड सेल क्लोरोप्लास्ट। जबकि अगर हम C3 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है मीजोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट की। ओके, आगे बढ़ें। जो तीसरा पॉइंट है कैम प्लांट या कैम पाथवे की बात करते हैं। कैम प्लांट या कैम पाथवे की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है वो 3 कार्बन का है, कौन, PEP फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो 4 कार्बन का है, OAA ऑक्सलो एसिटिक एसिड। जो पॉइंट हमने यहां पर मेंशन किया है सेम वही पॉइंट आपने यहां पर भी मेंशन किया है। यानी एक बात तो हमें यह समझ में आ रही है कि अगर कैम से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है या C4 प्लांट से कोई क्वेश्चन पूछा गया कि पहला CO2 एक्सेप्टर या फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, तो दोनों पाथवे में हमें आंसर सेम देना है। दोनों में आंसर क्या होगा, सेम होगा, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। हाँ, कैम प्लांट में क्रैंज एनाटॉमी प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहां पर आपने रिप्रेजेंट किया, यह है मीजोफिल सेल। क्या है, मीजोफिल सेल। और इस मीजोफिल सेल में आपने बोला कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर प्रेजेंट है रूबिस्को और यहां पर एंजाइम है पेप्केज। क्या यहां पर 2 टाइप का क्लोरोप्लास्ट है, नहीं है। यहां पर 2 टाइप का क्लोरोप्लास्ट है और यहां पर भी सिर्फ एक ही तरह क्लोरोप्लास्ट है जो प्रेजेंट है मीजोफिल सेल में। तो ये एक ओवरव्यू C3, C4 और कैम प्लांट के बारे में आपने रिप्रेजेंट किया है। अब हमें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना है कि C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो चाहे कैम प्लांट हो, इसमें CO2 ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होता है। पॉइंट को शुरू करने से पहले जैसे हम पहले C3 प्लांट की बात करेंगे और C3 प्लांट की जब बात होगी और उसमें डिफरेंट पॉइंट आप डिस्कस करोगे, फिर उसके बाद हम C4 प्लांट की बात करेंगे। C4 प्लांट में उसके पाथवे के बारे में, क्रैंज एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करने के बाद हम C3 और C4 प्लांट का कंपैरिजन करेंगे। उससे फायदा ये होगा कि अगर हमने एक पॉइंट C3 का याद किया तो C4 वाला उसके रेस्पेक्ट में याद करना अपने लिए आसान हो जाता है और क्वेश्चन आपको वहीं से पूछा जाता है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन हम एक साथ फिर से कंपैरिजन में डिस्कस करेंगे C3 और C4 पाथवे को समझने के बाद। मैंने एक और पॉइंट आपसे बोली कि जब पाथवे से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको दिख रहा है कि दोनों तरफ
प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या है, सेम है। मतलब पाथवे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अगर C4 के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो कैम का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी कुछ पॉइंट में कैम और C4 प्लांट भी डिफर करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल या C3 पाथवे यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे अगर हम इस पाथवे की बात करें तो कैल्विन एंड हिज co-workers then worked out whole pathway and so that the pathway operate in cyclic manner. This pathway occur in all photosynthetic plant where they have C3 or C4 or CAM pathway. तो मैंने आपसे बोला था कि रोबिस्को नियम तो आपको हर जगह मिलने वाला है, चाहे वो C3 हो, चाहे वो C4 हो, चाहे वो CAM हो। और अगर C3 होगा तो रोबिस्को भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मोस्ट अबंडेंट एंजाइम या प्रोटीन अर्थ पे कौन है, तो हम क्या बोलते हैं, रोबिस्को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है कैल्विन साइकिल कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर 3 स्टेज। अब यहां से कैल्विन साइकिल की बात कर रहा है जो कि C3 प्लांट में, C4 प्लांट में और कैम में, तीनों में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे 3 स्टेप है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। और इस तीनों स्टेप को एनसीईआरटी ने एक पाथवे के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। जो डायग्राम एनसीईआरटी में बनाया गया वो उसको सिंप्लीफाई करके बनाया गया है, अदरवाइज कैल्विन साइकिल का डायग्राम उससे कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कई सारे इंटरमीडिएट भी बनते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने उन इंटरमीडिएट्स को टारगेट नहीं किया है। दैट मीन्स हमें भी उस पर फोकस नहीं करना है, जो पाथवे एनसीईआरटी का है उसको टारगेट करना है। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन, आगे क्या लिख रहा है, मोस्ट क्रूशियल स्टेप। दैट मीन्स अगर कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन में से आपसे ये पूछा जाए कि सबसे क्रूशियल जो स्टेज है होगा या स्टेप होगा C3 साइकिल में कौन होगा, तो फर्स्ट है कार्बोक्सिलेशन। बाकी जो रोबिस्को एंजाइम है उसके बारे में बात की गई है। ये सारे पॉइंट्स हमें इस पाथवे में दिख जाएंगे जो हम एक साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपने रिप्रेजेंट किया, ये है C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल, और ये आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कार्बोक्सिलेशन। समझिए ऐसे, ये है आपका कार्बोक्सिलेशन, है ना। यहाँ पर ये आपने कार्बोक्सिलेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। फिर इस तरह से ये आप रिप्रेजेंट कर रहे हो रिडक्शन, ये है रिडक्शन, और यहाँ पे रिडक्शन की बात की गई है, और फिर ऐसे यहाँ पे बात की गई है रीजनरेशन की। तो कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन में से क्रूशियल सबसे ज्यादा कौन सा स्टेज अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे, कार्बोक्सिलेशन। हो क्या रहा है इसमें, इसकी बात करें। आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो पहला CO2 एक्सेप्टर है वो कौन होगा, RUBP। कितने कार्बन का है भाई, 5 कार्बन का। तो RUBP जो 5 कार्बन कंटेनिंग है वो CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रोबिस्को राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। रोबिस्को दोनों एक्टिविटी दिखाता है, बात हो चुकी है। लेकिन अगर CO2 का कंसंट्रेशन सराउंडिंग में ज्यादा है तो वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दिखाएगा, और वैसे भी उसकी एफिनिटी CO2 के साथ ज्यादा है कंपेयर टू द ऑक्सीजन। तो यहां पर ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दिखा रहा है, और वही लिखा आपने मोस्ट क्रूशियल स्टेप। इसके बाद आपने बोला कि कीटो एसिड यानी अनस्टेबल 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड यहां पर बनता है, जिसको आपने कीटो एसिड बोला, जो आगे चल के टूट जाएगा PGA में। PGA कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। तो अपना ये बात समझ में आ रही है कि 6 कार्बन से अगर 3 कार्बन वाला कोई कंपाउंड बनेगा तो इसका 2 मॉलिक्यूल बना, कितना, 2 मॉलिक्यूल। यानी अगर मैं इस तरह से बात करूं तो 1 मॉलिक्यूल CO2, 1 मॉलिक्यूल RUBP, कितने कार्बन का, 5 कार्बन, और एक CO2 ले लिया, 6 कार्बन। यहां पर कीटो एसिड 6 कार्बन वाला बना जो अनस्टेबल है, जो आगे चल के कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट या PGA में जो 3 कार्बन का है।
इस तरह से डिफरेंट इंटरमीडिएट यहां पे बनने वाले हैं। तो आपसे मैंने यही तो बोला कि हमें डिफरेंट इंटरमीडिएट को टारगेट नहीं करना है, हमें बस ये टारगेट करना है कि पहला CO2 एक्सेप्टर कौन है। तो आप बोलो कि पहला CO2 एक्सेप्टर है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो 5 कार्बन का है, और पहला स्टेबल कंपाउंड है 3 कार्बन का PGA। ये हमें याद रखना है। और ये प्रोसेस जिस एंजाइम की उपस्थिति में हो रहा है वो कौन सा है, रुबिस्को। फिर आगे आपने बोला कि PGA रिडक्शन वाले स्टेज में जाएगा, यहां पर ATP और NADPHS प्लस खर्च होने की बात हो रही। क्या यही था प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन? तो आपने बोला था कि जो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन है उसको हम डार्क रिएक्शन में यूज में लाएंगे। तो यहां पर आपका प्रोडक्ट ऑफ जो लाइट रिएक्शन है इसके प्रेजेंस में रिडक्शन हो रहा है और फिर ये कन्वर्ट हो गया ट्राइओज फॉस्फेट या PGL फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल, और फिर आपने बोले इससे चल के बन गया आगे सुक्रोज या स्टार्च जिस फॉर्म में ये स्टोर होने वाला। अब इसके बाद यहां पे आपने रिप्रेजेंट किया रीजनरेशन, यहां भी आप ATP खर्च कर रहे हो और फिर रीजनरेशन से आपको क्या मिल गया, RUBP, ताकि वो नेक्स्ट CO2 मॉलिक्यूल को फिर से एक्सेप्ट कर सके और प्रोसेस फिर से शुरू हो सके। दैट मीन्स कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, ये 3 स्टेप है। इसमें डिफरेंट इंटरमीडिएट भी बनते हैं, हम चाहें तो एक एक कार्बन का हिसाब भी लगा सकते हैं, लेकिन वो डायग्राम में यहां पर मेंशन नहीं किया गया इसलिए उसकी चर्चा हम यहां पर नहीं कर रहे। तो सिंपल सा पॉइंट 3 स्टेप है, कार्बोक्सिलेशन, रीजनरेशन और रिडक्शन। अब आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि C3 साइकिल में वो कौन सा पाथवे है जिसमें एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है, कार्बोक्सिलेशन। और किसमें कंज्यूम होती है, तो रिडक्शन और रीजनरेशन में। अब इस बात को समझो, अगर 1 मॉलिक्यूल CO2 के रेस्पेक्ट में ये पाथवे हम चला रहे हैं तो यहां पर 2 ATP और 2 NADPHS प्लस कंज्यूम हो रहा है और यहां पर 1 ATP। तो आप बताओ 1 मॉलिक्यूल CO2 के रेस्पेक्ट में टोटल रिडक्शन और रीजनरेशन दोनों को जोड़ दिया जाए, रिडक्शन में 2 ATP है, रीजनरेशन में 1 ATP है, तो रिडक्शन और रीजनरेशन दोनों को जोड़ दें तो 2 + 1 3 ATP हो जाएगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल CO2 के रेस्पेक्ट में 3 ATP और 2 NADPHS प्लस कंज्यूम होगा। और अगर हमें ग्लूकोज बनाना है जो कि 6 कार्बन कंटेनिंग है तो 6 मॉलिक्यूल CO2 को हमें यहां पर फिक्स कराना है। और अगर 6 मॉलिक्यूल CO2 के संग बात होगी तो 1 मॉलिक्यूल CO2 के लिए कितना है, 3 ATP प्लस 2 NADPHS प्लस, तो 6 मॉलिक्यूल CO2 के लिए आपको पता है 18 ATP प्लस 12 NADPHS प्लस हो जाएगा। तो यहां पर आपने वही मेंशन किया कि 6 मॉलिक्यूल CO2 से 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज अगर हमें मिलेगा तो इस दौरान हम 18 ATP और 12 NADPHS प्लस कंज्यूम कराएंगे, जो कि प्रोडक्ट था किसका, लाइट रिएक्शन का। तो आप ये बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं नहीं 1 मॉलिक्यूल CO2 के लिए बताओ तो क्या बोल दूं, 1 मॉलिक्यूल CO2 के लिए 3 ATP प्लस 2 NADPH कंज्यूम होगा। तो 1 मॉलिक्यूल CO2 के लिए मैंने बोला 3 ATP, 2 यहां पर 1 यहां पे। तो अब अगर 6 की बात करें 6 मॉलिक्यूल CO2 के लिए तो आपको पता है करना क्या है, 6 × 3 दैट मीन्स ये हो जाएगा 18 ATP और यहाँ पे 6 × 2 कर लो, ये हो जाएगा 12 NADPHS प्लस या NADPH। तो 6 मॉलिक्यूल CO2 के साथ में ये ATP और NADPH कंज्यूम होगा और 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए कैल्विन साइकिल को कितनी बार चलना पड़ेगा अगर ये पूछा जाए तो बोलोगे 6 टाइम, यानी 1 मॉलिक्यूल CO2, 2 मॉलिक्यूल CO2, इस तरह से 6 मॉलिक्यूल CO2 के लिए ये कैल्विन साइकिल जब 6 बार चलेगा तो जाकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा और टोटल इस दौरान 18 ATP प्लस 12 NADPHS प्लस कंज्यूम होगा। ओके, अब यहां पर आपने बोला 18 ATP और 12 NADPHS प्लस कंज्यूम होगा,
ये 6 मॉलिक्यूल CO2 के रिस्पेक्ट में आप बोल रहे हो। अगर मैं 1 मॉलिक्यूल CO2 का सब आपसे बात करूं तो बोलोगे 3 ATP और 2 NADPHH+ कंज्यूम होगा। क्वेश्चन का फॉर्मेट और भी हो सकता है कि कौन सा स्टेज है जिसमें कि एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो आप बोलोगे कार्बोक्सिलेशन वाला स्टेज, जिसमें रोबिस्को एंजाइम है। आपसे पूछा जाए कि 1 मॉलिक्यूल CO2 जब कैल्विन साइकिल में एंटर कर रहा है तो रिडक्शन में कितना ATP कंज्यूम हुआ, तो रिडक्शन में आपका 2 ATP और 2 NADPHH+ कंज्यूम होता है, और रीजनरेशन में कितना 1 ATP कंज्यूम होता है। तो बेसिकली हमें ये देखना होता है कि ATP या NADPHH+ जो कंज्यूम हो रहा है वो 1 CO2 के में पूछ रहा है या 6 CO2 के में, और उसके बिहाफ पर आपको जवाब देना होता है। टोटल रीजनरेशन और रिडक्शन को जोड़ दिया जाए और 6 मॉलिक्यूल CO2 के रिजल्ट में बात किया जाए तो 18 ATP प्लस 12 NADPHH+ कंज्यूम होगा। मार्कर एंजाइम इस पाथवे का क्या है, रुबिस्को, जो कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों एक्टिविटी दिखाता है। इसकी एफिनिटी ज़्यादा CO2 के साथ है, मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में ये काम कर रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको हम L8 एसिड के नाम से भी जानते हैं, लार्जर यूनिट 8 और 8 स्मॉलर यूनिट। लार्जर यूनिट की इंफॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट DNA के पास है और स्मॉलर यूनिट बनाने की इंफॉर्मेशन न्यूक्लियर DNA के पास है। इसको हम कार्बोक्सी डिसम्यूटेज के नाम से भी जानते हैं। ये वो डिफरेंट पॉइंट है जो मैंने रुबिस्को के बारे में दोबारा बोला है। इस पाथवे में पहला CO2 एक्सेप्टर कौन है, तो 5 कार्बन का RUBP, और पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन है, तो 3 कार्बन का PGA। इतनी इंफॉर्मेशन हमें इस पाथवे में याद रखनी है। बाकी डिफरेंट इंटरमीडिएट याद ना हो तो भी काम चलेगा। ओके, कैल्विन साइकिल के बाद हम दूसरे पाथवे की बात करें तो ये है C4 पाथवे, या इसी को आप बोल रहे हो क्या, HN स्लैग पाथवे। इस पाथवे की अब हम बात करने वाले हैं। यहां पर C4 पाथवे ऑल्सो कॉल्ड, इसको हमने क्या बोला C4 को, CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म। क्यों, पाथवे में समझ में आएगा अभी। फिर है कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, DCA साइकिल इसको बोलते हैं। ये सारे पॉइंट आपको पाथवे में दिखने वाले, मिलने वाले। मोस्ट ऑफ द C4 प्लांट आर मोनोकॉट। इसका मतलब ये नहीं कि सारे प्लांट C4 वाले मोनोकॉट ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट C4 जो है वो मोनोकॉट के एग्जाम्पल हैं। डाइकॉट प्लांट भी C4 होता है। कुछ एग्जाम्पल जैसे ग्रैमनी फैमिली की बात करें, साइप्रेसी फैमिली की बात करें। C4 प्लांट आर एडॉप्टेड टू हॉट एंड ड्राई इन्वायरमेंट। C4 प्लांट के अगर हम कुछ पॉइंट्स की बात करें, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस, हाई लाइट इंटेंसिटी रेजिस्टेंस, ओके। प्रोडक्टिविटी भी हाई है। क्यों है वो अब डिस्कस करेंगे। प्रोडक्टिविटी हाई है, तो ये वो डिफरेंट पॉइंट है जो C4 प्लांट में डिस्कस करते हैं। इसमें क्रैंज एनाटॉमी प्रेजेंट होता है, इसके लीफ में क्रैंज एनाटॉमी प्रेजेंट होता है। वो क्या है उसकी भी बात हम डायग्राम से सब करने वाले हैं। C4 प्लांट का एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है, शुगर केन, सरगम, मेज, और अगर आपसे हम बात करें वीट और राइस की तो वो एग्जांपल किसका होता है, C3 का। तो वीट, राइस, बार्ली, ये सब C3 के एग्जांपल हैं। C4 plant are special because they lack a process called photorespiration, so have greater productivity of biomass. इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि इसमें फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है और फोटो रेस्पायरेशन है क्या, उसकी भी चर्चा नहीं हम कर रहे हैं। हम अभी इसको यहाँ नहीं समझे, बस ये बताया जा रहा है कि फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जो कि C4 प्लांट में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसकी चर्चा भी करनी है। ओके, उसके बाद दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर, थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला भी था। दे शो रेस्पॉन्सेस टू हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई टेम्परेचर, हाई प्रोडक्टिविटी, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। ये वो डिफरेंट पॉइंट है जो आप
C4 प्लांट में डिस्कस करते हो। और इसकी लीफ में क्या होने वाला है, क्रेंज एनाटॉमी होने वाला है। तो इसके लीफ में क्या होगा, क्रेंज एनाटॉमी। अब ये क्रेंज एनाटॉमी है क्या, क्या क्या पॉइंट है, कैसे ये CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, फोटो रेस्पिरेशन है क्या, फोटो रेस्पिरेशन क्यों इसमें नहीं होता है, क्यों इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, ये पॉइंट एक एक करके जब हम पाथवे में जाएंगे तो हमें समझ में आने लगेगा। क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज एनाटॉमी प्रेजेंट इन लीफ ऑफ C4 प्लांट। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या कैरेक्टर है, इसकी बात करें तो यहाँ पर एक क्रेंज एनाटॉमी का डायग्राम बनाया गया है और जिसमें बंडल सी सेल विथ लार्ज क्लोरोप्लास्ट और मीजोफिल सेल विथ फ्यू स्मॉल क्लोरोप्लास्ट को रिप्रेजेंट किया गया। अब इसके डिफरेंट पॉइंट क्या हैं वो एक एक करके डिस्कस करते हैं। द बंडल सीथ सेल में फॉर्म सेवरल लेयर्स अराउंड द वैस्कुलर बंडल। दे आर characterized by having a large number of large chloroplast, नंबर भी लार्ज है और साइज भी लार्ज। थिक वॉल, impervious to gaseous exchange, नो इंटरसेलुलर स्पेस। ये बात बंडल सीथ सेल की हो रही है। अब इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, अगर इसकी हम बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट के कंपैरिजन में लार्जर है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट जो हमें डिफ्रेंशिएट करना है मीजोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट और बंडल सीथ सेल क्लोरोप्लास्ट में, तो यहां पर अगर हम बात करें मीजोफिल सेल मेजोक्लोरोप्लास्ट है और जो बंडल सीथ सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है इनकी बात कर रहे हैं। तो बंडल सीथ सेल क्लोरोप्लास्ट और मीजोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट में क्या डिफरेंस है? मीजोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है ये स्मॉल है, तो इसके कंपैरिजन में ये लार्ज है ना। मीजोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट और बंडल सीथ सेल में अगला पॉइंट है कि यहां पर ये जो मीजोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट है ये ग्रैनल है, तो यहां पर ये ए ग्रैनल स्कैटर्ड होगा। तो ग्रैनल, ये ग्रैनल, यहां पर फोटो सिस्टम फर्स्ट भी होगा और फोटो सिस्टम सेकंड भी होगा। यहां पर केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट होगा, फोटो सिस्टम सेकंड नहीं होगा। यहां पे प्रेजेंट है मीजोफिल सेल में पेप्केज, तो यहां पे प्रेजेंट है रूबिस्को। तो कहने का मतलब ये है कि ये मीजोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट और बंडल सीथ सेल क्लोरोप्लास्ट में क्या डिफरेंस है। तो बेसिक पॉइंट आपने यहां पे मेंशन किया है कि एक तरफ क्लोरोप्लास्ट ग्रैनल है तो एक तरफ ए ग्रैनल है, एक तरफ स्मॉलर है तो एक तरफ लार्जर है, एक तरफ फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड दोनों है तो एक तरफ केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट है, एक तरफ पेप्केज प्रेजेंट है तो दूसरी तरफ रूबिस्को प्रेजेंट है। अब इस बात को आपको याद होगा जब आपने फोटो सिस्टम सेकंड की बात की थी तो बोला था OEC ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, वाटर टू तो ऑक्सीजन रिलीज हुआ। तो क्या हम बोल सकते हैं कि वाटर का जो ब्रेकडाउन हो रहा है जिससे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ये मीजोफिल सेल में चलने वाला है? क्या फोटो सिस्टम सेकंड इस बंडल सीथ सेल में भी है? नहीं है, तो वाटर उधर नहीं टूटेगा, ऑक्सीजन उधर रिलीज नहीं होगा। ठीक है, एक और पॉइंट आपने बोला कि रूबिस्को जो है वो कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों एक्टिविटी दिखाता है।
कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी जब वो CO2 के साथ एसोसिएट हो रहा है, और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी जब ऑक्सीजन के साथ एसोसिएट होगा, और ये तब होगा जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन रुबिस्को के सराउंडिंग में ज्यादा होगा। तो यहां पर इससे एक बात ये भी समझ में आ रही है कि जो C4 प्लांट जिसमें दो तरह का क्लोरोप्लास्ट है, मेसोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट और बंडल सी सेल क्लोरोप्लास्ट, तो रुबिस्को की एक्टिविटी हमें दिखेगा बंडल सी सेल क्लोरोप्लास्ट, जबकि वाटर का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन रिलीज होने की बात कर रहे हैं वो किधर हो रहा है, मेसोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट। दैट मीन्स ऑक्सीजन रिलीज होने का पोजीशन अलग है और रुबिस्को की एक्टिविटी अलग है। तो ये दोनों डिफरेंट पोजीशन पे चलने वाले हैं, जबकि यही जब C3 साइकिल था तो ये सब कहां हो रहा था, मेसोफिल सेल। C3 साइकिल या C3 प्लांट और कैम प्लांट में कुछ भी पूछा जाए क्वेश्चन कि कौन सा प्रोसेस कहां चलेगा, सोचने की आवश्यकता नहीं है, सब मेसोफिल सेल में। C4 प्लांट में सोचना पड़ता है कि कौन सी प्रोसेस C3 में मेसोफिल सेल में चल रहा और कौन सी प्रोसेस बंडल सी सेल में। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि C3 प्लांट में वाटर का ब्रेकडाउन और रुबिस्को की एक्टिविटी एक ही जगह चल रही थी। दैट मीन्स वाटर ज्यादा टूटेगा, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो वाटर ज्यादा टूटा, और वाटर ज्यादा टूटा ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हुआ, ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होगा तो वो रुबिस्को के सराउंडिंग में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि रुबिस्को कहीं और है और वाटर का ब्रेकडाउन कहीं और हो रहा है। तो ये पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश की कि क्यों फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट में नहीं होता है, ये यहां पर आपने डिस्कस किया है। तो इस तरह से आपने मेसोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट और बंडल सी सेल क्लोरोप्लास्ट की बात की। कहीं पर ग्रेनल है, कहीं पर एग्रेनल यानी स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ें, यहां पर C4 साइकिल को रिप्रेजेंट किया गया है। C3 साइकिल भी यहां पे प्रेजेंट है और बात हो रही है C4 प्लांट की। आपने बोला मेसोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट और बंडल सी सेल क्लोरोप्लास्ट, तो इधर मेसोफिल सेल, इधर बंडल सी सेल क्लोरोप्लास्ट को रिप्रेजेंट किया गया और इसमें CO2 के फिक्सेशन की बात हो रही है। मैंने पहले आपसे बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला CO2 एक्सेप्टर कौन है और पहला स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, इससे क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये आपने रिप्रेजेंट किया CO2, ये अंदर आया और इसको एक्सेप्ट कर रहा है PEP, कितने कार्बन का है, 3 कार्बन, और सबसे पहले 4 पेप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पे बन गया OAA ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो C4 प्लांट में पहला CO2 एक्सेप्टर अगर पूछा जाए तो 3 कार्बन का PEP, और पहला स्टेबल कंपाउंड पूछा जाए तो OAA 4 कार्बन का है। थोड़ी देर पहले इसकी बात हुई थी, और ये प्रोसेस जिस एंजाइम के प्रेजेंस चल रहा वो है पेप्टेज। पेप्टेज ऑक्सीजनेज एक्टिविटी नहीं दिखाता, ये सिर्फ कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दिखाता है। रुबिस्को की तरह इसका डबल नेचर नहीं है। अब ये ऑक्सैलोएसिटिक जो OA है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, मैलिक एसिड में, क्लोरोप्लास्ट को रिप्रेजेंट किया। NADPH2 कन्वर्ट हुआ NADP में। मैलिक एसिड फिर आ गया इधर बंडल सी सेल में, ये प्लाज्मोडेस्माटा है, जिससे कि मूव करते हुए आ गया ये बंडल सी सेल क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे मैलिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड में। तो आप बताओ मैलिक एसिड कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का। यहां से शुरुआत करते हैं एक बार, 3 कार्बन 1 मॉलिक्यूल CO2 लिया, 4 कार्बन का बन गया ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। फिर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है मैलिक एसिड में, कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। फिर ये मैलिक, यहां पर सिर्फ मैलिक एसिड ही बनेगा ऐसा नहीं है, एस्पार्टिक एसिड भी बन सकता है, वो भी 4 कार्बन का। तो मैलिक एसिड, अब ये मैलिक एसिड कन्वर्ट किसमें हो रहा है, पायरुविक एसिड में, कितने कार्बन का, 3 कार्बन। 4 कार्बन वाला जब 3 कार्बन में कन्वर्ट होगा तो क्या इस प्रोसेस में 1 मॉलिक्यूल CO2 रिलीज होगा। तो यहां पर आपने बोला 1 मॉलिक्यूल CO2 रिलीज हो रहा है, और फिर यहां पर आपने बोला कि NADP से NADPH2 का फॉर्मेशन हो गया, यानी जो खर्च हुआ वो यहां पे फिर से बन गया। तो हमें
इस पर ज्यादा टारगेट नहीं करना है। ओके, अब ये जो CO2 रिलीज हो रहा है इसका फिक्सेशन होगा जिस पाथवे के थ्रू, वो है कैल्विन साइकिल, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है कि पहला CO2 एक्सेप्टर जो था वो क्या था, ReBP 5 कार्बन का, और पहला स्टेबल प्रोडक्ट था 3 कार्बन का PGA। तो वो सारे पॉइंट सेम यहां पर होंगे, और ये भी डिस्कस हो चुका था कि 6 मॉलिक्यूल CO2 के रेस्पेक्ट में आपको याद होगा, आपने बोला था टोटल 18 ATP प्लस 12 NADPH H2 कंज्यूम होगा। ये बात पहले हो चुकी है। तो सब कुछ यहाँ पर सेम ऐसे ही होगा, ट्राइओस फॉस्फेट, सुक्रोज या स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, और फिर अगर सुक्रोज ये बाहर दिखा रहा है क्योंकि आपको पता है कि जो फूड है उसका ट्रांसलोकेशन जिस फॉर्म में होता है वो सुक्रोज है, और जिस फॉर्म में स्टोर होता है वो स्टार्च है। तो सेल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर उसके साथ जो भी होना हो, स्टोर करना तो स्टार्च के फॉर्म में भेजना है तो सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे स्टार्च बनाने की बात हो रही है, किस पाथवे से, कैल्विन साइकिल से, है ना। अब ये जो पायरुविक एसिड है जो 3 कार्बन का है, यहाँ से फिर ये मूव करके किधर आ गया, प्लाज्माडेस्माटा के थ्रू मीजोफिल सेल में, और फिर यहाँ पर रीजनरेशन स्टेप में ये PEP को बना रहा है, और इस प्रोसेस में 2 ATP कंज्यूम हो रहा है, इस प्रोसेस में 2 ATP कंज्यूम हो रहा है। तो याद रखिए ये जो हिसाब हम लगा रहे हैं, यहाँ पर मैं अगर 6 मॉलिक्यूल CO2 के बजाय आपसे अगर यही 1 मॉलिक्यूल CO2 के रेस्पेक्ट में पूछता, तो आपको याद होगा आपने 1 मॉलिक्यूल CO2 के रेस्पेक्ट में बोला था कि टोटल 3 ATP और 2 NADPH2 या NADPH प्लस कंज्यूम होता है, बोला था। तो यहां पर बताओ, अगर हम कहानी 1 मॉलिक्यूल CO2 से शुरू कर रहे हैं, यहां पर 1 मॉलिक्यूल CO2 से कहानी शुरू कर रहे हैं, और ये पाथवे इस तरह से होते हुए फिर से यहाँ पे रीजनरेशन से PEP बन रहा है, तो इस दौरान कितना ATP कंज्यूम हुआ। तो अगर कैल्विन साइकिल चल रहा है तो जितना वहां पर ATP कंज्यूम हो रहा था, कैसे उसका हिसाब हम पहले लगा चुके थे, वो कितना था, तो आपने बोला था कि इधर 3 ATP और 2 NADPH, और यहां पर 2 ATP कंज्यूम हो रहा है। तो क्या मैं बोल दूं कि 1 मॉलिक्यूल CO2 के रेस्पेक्ट में टोटल C4 प्लांट में 5 ATP, 3 यहां पर और 2 यहां पर, टोटल 5 ATP प्लस 2 NADPH कंज्यूम होता है। तो आपने बोला कि अगर हम टोटल कर दें, तो आपने बोला 1 मॉलिक्यूल CO2 के रेस्पेक्ट में, 1 मॉलिक्यूल CO2 के रेस्पेक्ट में यहां पर 5 ATP प्लस 2 NADPH2 कंज्यूम हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम 6 मॉलिक्यूल CO2 के रेस्पेक्ट में बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 ATP प्लस 12 NADPH2 कंज्यूम होगा। तो 6 मॉलिक्यूल CO2 के रेस्पेक्ट में C4 प्लांट में अगर उसको हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो टोटल कितना, 30 ATP प्लस 12 NADPH2 या NADPH2 कंज्यूम होगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि C3 प्लांट के कंपैरिजन में C4 प्लांट में कितना एडिशनल ATP लगा। तो क्या वहां पर टोटल 18 ATP लग रहा था 6 मॉलिक्यूल CO2 के रेस्पेक्ट में, और यहां पे कितना लग रहा भाई 30, यानी एडिशनल कितना होगा 12 ATP, कितना 12 ATP। तो अगर अपने से क्वेश्चन ये पूछा जाए कि C4 प्लांट में 6 मॉलिक्यूल CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए कितना ATP और NADPH2 कंज्यूम होगा, तो बोलोगे आप 30 ATP प्लस 12 NADPH प्लस। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि 6 मॉलिक्यूल CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए C4 प्लांट में कितना एडिशनल ATP लगता है C3 प्लांट के कंपैरिजन में, तो 12 ATP। पहला CO2 एक्सेप्टर 3 कार्बन का PEP है यहां पर, और पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का OAA है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है। ओके, आप बताओ ये मीजोफिल सेल है ना, यहां पर फोटो सिस्टम सेकंड भी था लेकिन रुबिस्को नहीं है, रुबिस्को इधर है, रुबिस्को इधर है। तो हो क्या रहा है,
यहां पर आपने बोला कि जब CO2 को एक्सेप्ट कर रहा पी फिर बना ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, फिर ये बना मैलिक एसिड फिर इंटर कर बंडल सी सेल में, और ये मैलिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड में। तो क्या यहाँ पर CO2 रिलीज हो रहा है? तो मैलिक एसिड जब पायरुविक एसिड में टूटेगा तो CO2 रिलीज होगा। तो पता लगा ये प्रोसेस चल रहा है, मैलिक एसिड पायरुविक एसिड, मैलिक एसिड पायरुविक एसिड, तो CO2 यहाँ पर रिलीज होगा, और इसकी वजह से इंटरनल CO2 का कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा होगा। जिधर कैल्विन साइकिल की बात हो रही है, दैट मींस रूबिस्को एंजाइम की बात हो रही है। और अगर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रूबिस्को कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दिखाएगा, ना कि ऑक्सीनेज एक्टिविटी। और इस दौरान आपने बोला कि इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा क्योंकि कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दिखाएगा। दैट मींस यहां पर CO2 की इफेक्टिव पंपिंग हो रही है। इफेक्टिव पंपिंग की वजह से CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा, ये रूबिस्को सिर्फ कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दिखाएगा, और इसीलिए हम बोलते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट में नहीं होता है, इफेक्टिव पंपिंग ऑफ CO2। और वैसे भी वाटर के टूटने से ऑक्सीजन तो रिलीज होगा, लेकिन वो किधर होगा? मीजोफिल सेल में, क्योंकि फोटो सिस्टम सेकेंड बंडल सी सेल में उपस्थित नहीं होता। ओके, तो इस तरह से आपने इस पाथवे को रिप्रेजेंट किया। अब मैं C3 प्लांट की भी बात हो चुकी है और C4 प्लांट की भी बात हो चुकी है, तो क्यों ना C3 और C4 प्लांट को हम डिफ्रेंशिएट कर लें, और फिर उससे जो पॉइंट आएगा उसको हमें याद रखना है। तो एक तरफ C3 प्लांट और दूसरी तरफ C4 प्लांट, मैं यहां पे लिख रहा हूं C3 प्लांट और दूसरी तरफ C4 प्लांट, और इसके डिफरेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जो हम डायग्राम के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से उसको रिपीट कर रहा हूं। C3 प्लांट में अगर पूछा जाए पहला CO2 एक्सेप्टर RuBp, कितने कार्बन का? 5 कार्बन का। C4 प्लांट में पूछा जाए तो पहला CO2 एक्सेप्टर 3 कार्बन का, PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। नेक्स्ट C3 प्लांट में आपसे बोला जाए पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का, PGA, और C4 प्लांट में पहला स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, OAA। नेक्स्ट क्रैंज एनाटॉमी C3 में प्रेजेंट नहीं होगा, C4 में प्रेजेंट होगा। C3 प्लांट में मैंने आपसे बोला था जो कुछ भी होगा सब मीजोफिल सेल में, दैट मींस इनिशियल हो चाहे फाइनल, कुछ भी बोलो सब कहां चलेगा? मीजोफिल सेल में। जबकि C4 प्लांट में इनिशियल CO2 का फिक्सेशन होगा मीजोफिल सेल में, और फाइनल CO2 का फिक्सेशन किधर होगा? बंडल सी सेल में। किस पाथवे से होगा? तो फाइनल फिक्सेशन किससे होगा? C3 साइकिल कैल्विन साइकिल से होगा। और यही बात हुई थी कि प्लांट कोई भी हो, चाहे वो C3 हो, चाहे वो कैम हो, चाहे C4 हो, C3 साइकिल कैल्विन साइकिल तो प्रेजेंट होगा, और फाइनली हमें CO2 को फिक्स करने के लिए या CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो पाथवे मिलेगा वो कैल्विन पाथवे होगा। तो C4 प्लांट में आपने बोला इनिशियल CO2 फिक्सेशन मीजोफिल सेल में और फाइनल CO2 फिक्सेशन बंडल सी सेल में। C4 साइकिल, C4 प्लांट की बात कर रहा हूं, C4 साइकिल किधर चल रहा है? मीजोफिल सेल में। और C3 साइकिल किधर चल रहा है? बंडल सी सेल में। जबकि C3 प्लांट में C3 साइकिल किधर चलता है? मीजोफिल सेल। सिंपल सा पॉइंट यह है कि C3 प्लांट में कुछ भी पूछा जाए कहां होगा? मीजोफिल सेल में। सोचना ही नहीं है, सोचना सिर्फ C4 में है, क्योंकि दो तरह क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है, मीजोफिल सेल और बंडल सी सेल। लेकिन C3 में सोचने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है C3 प्लांट की बात करूं, फोटो रेस्पिरेशन होगा। C4 की बात करूं, नहीं होगा। इफेक्टिव पंपिंग होगा, CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। और इसकी वजह से C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है तो इसकी प्रोडक्टिविटी कम है, यहां पर इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। अब प्रोडक्टिविटी पर कैसे फोटो रेस्पिरेशन इफेक्ट डालता है, इसकी चर्चा तो हम फोटो रेस्पिरेशन में ही कर पाएंगे, है ना। क्या है फोटो रेस्पिरेशन, वो बात आगे चल के करेंगे। अभी बस हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किसमें फोटो रेस्पिरेशन होता और किसमें नहीं होता, क्यों C4 प्लांट में नहीं और C3 में है, इसकी बात हम कर। नेक्स्ट 6 मॉलिक्यूल CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए
कैल्विन साइकिल में C3 साइकिल में, यही बोलूं C3 प्लांट में यही बोलूं C3 प्लांट में टोटल 18 ATP प्लस 12 NADPH प्लस कंज्यूम हो रहा है, जबकि C4 प्लांट की अगर बात करें तो आपने बोला 30 ATP प्लस 12 NADPH कंज्यूम होगा, है ना। एग्जाम्पल वीट, राइस C3 का, शुगर केन, सरगम, मेज C4 का, लो टेम्परेचर 20 से 25 ऑप्टिमम टेम्परेचर है इसका C3 का, जबकि यहाँ पे 30 से 40 डिग्री के आसपास C4 प्लांट का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। तो इस तरह से C3 और C4 प्लांट को हमने डिफ्रेंशिएट किया है। ओके, अब अगर हम बात करें कैम प्लांट की, तो यहां पर कैम प्लांट में जब हम जाएंगे तो इस बात को समझना है कि C4 पाथवे में जो भी डिफरेंट पॉइंट आपने लिखा वो हम डिस्कस कर चुके हैं। कैम प्लांट में अगर हम जाएं तो कैम प्लांट में CO2 का फिक्सेशन कैसे होता है, तो कहीं ना कहीं मैंने आपसे बोला था कि जो पाथवे से क्वेश्चन बनेगा, जैसा C4 से क्वेश्चन बनेगा, जो आप आंसर दोगे पाथवे से, सेम वही आपका जवाब यहां से भी होगा। यानी अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, डिस्कस करेंगे पाथवे, C4 प्लांट में 6 मॉलिक्यूल CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए कितना ATP और कितना NADPH2, तो 30 ATP और 12 NADPH2, सेम वही जवाब कैम में होगा। पहला CO2 एक्सेप्टर C4 प्लांट में PEP 3 कार्बन का, और पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का OA, सेम वही जवाब कैम में भी देना है। यानी पाथवे नहीं याद होगा तो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कैम प्लांट। कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, बस उसको टारगेट करना आपको। तो आपने बोला कैम pathway was discovered by O'Leary and Brown. They observed that CO2 fixation occurred during night in member of Crassulaceae family succulent xerophyte, जिसके कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल आपने यहाँ पे मेंशन किया। नेक्स्ट, सकुलेंट और कैम प्लांट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा। समझ रहे हो, स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा वो स्टोमेटा होता है जो नाइट में ओपन होता है और डे में क्लोज होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो प्लांट है जो जीरोफिटिक एरिया में प्रेजेंट है, जहां पर वाटर की डिफिशियंसी है, और अगर वाटर की डिफिशियंसी है तो ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए, वाटर लॉस को कम करने के लिए स्टोमेटा नाइट में ओपन होता है, डे में क्लोज हो जाता है। फिर वही बात, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर और प्राइमरी स्टेबल प्रोडक्ट, ये सेम वही पॉइंट है जो आपने C4 में डिस्कस किया है, और यहां पर एक डायग्राम पाथवे का रिप्रेजेंट किया गया है कैम में। मीजोफिल सेल, क्या क्रेंज एनाटॉमी C4 था? बिल्कुल था, कैम में नहीं है। लेकिन पाथवे जो C4 का था, C4 प्लांट का, वही सेम आपको कैम में भी मिलने वाला है ना। तो क्या है डिफरेंस, उसको पाथवे के थ्रू समझेंगे। आपने यहां पे बोला स्टोमेटा ओपन, स्टोमेटा ओपन यानी बात नाइट की हो रही है, और यहां पे आप बोल रहे हो स्टोमेटा क्लोज, दैट मीन्स डे की बात। तो यहां पर आपने बोला ड्यूरिंग नाइट एसिडिफिकेशन, जिसको बोलते हैं डार्क एसिडिफिकेशन, और ड्यूरिंग डे आप डी एसिडिफिकेशन की बात करो। यानी नाइट में कोई एसिड बनने वाला है, इसलिए इसको हम बोलेंगे डार्क एसिडिफिकेशन, और डे टाइम में वो एसिड टूटेगा, इसलिए इसको हम बोलने वाले हैं डी एसिडिफिकेशन। तो यहां पे पाथवे को समझते हैं। आपने बोला ये CO2 स्टोमेटा ओपन है, अंदर आया, पेप्केज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा हूं OA में, ऑक्सोलोएस्टिक एसिड में, तो क्या इसको सबसे पहले एक्सेप्ट करा PEP, कितनी कार्बन का? 3 कार्बन, पहला स्टेबल प्रोडक्ट OA, सेम वही C4 प्लांट वाली बात हो रही है। अब ये कन्वर्ट हो गया मैलिक एसिड या मैलेट में, जो जाकर के आगे वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा। यानी जब नाइट में स्टोमेटा ओपन होगा तो इस तरह से इस पाथवे को यूज करते हुए मैलिक एसिड बनेगा, और ये मैलिक एसिड वैक्यूल में स्टोर होगा, इसलिए इसको आपने बोला डार्क एसिडिफिकेशन। यानी कि एसिड बन रहा है मैलिक एसिड, जो वैक्यूल में आकर के स्टोर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम, डे टाइम की अगर हम बात करें तो आपने बोला डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज। तो
तो अगर डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज हो गया तो CO2 की एंट्री यहां से नहीं होगी। अब क्या होगा इसकी बात करते हैं। आपने बोला अच्छा एक बात और रिप्रेजेंट की गई है कि वाटर का लॉस भी नहीं होगा, वाटर भी बाहर नहीं जाएगा, मतलब ट्रांसपिरेशन को कम किया जाएगा, इसलिए इस तरह का अडेप्टेशन आपको इस प्लांट में देखने को मिलता है। जो मैलिक एसिड नाइट में बना और वो वैक्यूल में स्टोर हुआ, अब वो मैलिक एसिड टूटता है तो मैलिक एसिड का ब्रेकडाउन होगा, और जब ये मैलिक एसिड टूटा, ये NAD+ ये सब नहीं याद रखना आपको, तो यहां पर पायरुवेट बना। पायरुवेट 3 कार्बन का, मैलिक एसिड 4 कार्बन का, 4 कार्बन वाला 3 कार्बन में अगर कन्वर्ट होगा तो दैट मीन्स 1 मॉलिक्यूल CO2 रिलीज होगा। अच्छा आपको पता है ये कहानी आपने जनरली नंबर रिप्रेजेंट नहीं किया, अगर 6 मॉलिक्यूल CO2 होगा तो 6 मॉलिक्यूल PP, 6 मॉलिक्यूल OA, 6 मॉलिक्यूल मैलिक एसिड, फिर 6 मॉलिक्यूल मैलिक एसिड से पायरुवेट बना तो 6 मॉलिक्यूल पायरुवेट, तो फिर इस प्रोसेस में 6 मॉलिक्यूल CO2 रिलीज होगा। तो इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, बट एक सिंपल वे में 1 मॉलिक्यूल CO2 के बिहाफ पर भी अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने बोला ये CO2 रिलीज हुआ और फिर ये कहां चला गया, कैल्विन साइकिल। तो ये पाथवे C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल आपको C3 प्लांट में भी दिखा, आपको C4 प्लांट में भी दिखा, और आपको कैम प्लांट में भी दिख रहा है, और इसके थ्रू आप बोल लो स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी CO2 का फिक्सेशन हो रहा है। तो फाइनल CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाले, स्टार्च में कन्वर्ट करने वाले जो पाथवे है वो C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल है, जो कि C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट सभी में उपस्थित होता है। फिर आपने बोला कि ये जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट होगा PEP में, वही रीजेनरेशन, और ये PPD के पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में आपने बोला कि ATP जो होगा वो AMP में कन्वर्ट होगा, और यहां भी आप ऑन एवरेज बोलते हो 2 ATP कंज्यूम होता है। तो फिर वही बात, कैल्विन साइकिल में कितना ATP कंज्यूम हुआ था 1 मॉलिक्यूल CO2 के लिए, तो आपने बोला था 3 ATP और 2 NADPHH+, और 2 ATP यहां पर टोटल कर दें तो 1 मॉलिक्यूल CO2 के लिए 3 ATP यहां पर था कैल्विन में, और 2 यहां पर, कितना हो जाएगा 5 ATP प्लस 12 NADPHH+, तो 6 मॉलिक्यूल CO2 के रेस्पेक्ट अगर बात करेंगे तो 6 मॉलिक्यूल CO2 के रेस्पेक्ट में टोटल 30 ATP और 12 NADPHH+ कंज्यूम होगा, है ना। तो एनर्जी की बात कर रहे हैं, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर की बात कर रहे हैं, या पहला सेल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जो कमेंट हमने C4 प्लांट के लिए यूज किया था सेम वही आपको कैम में भी देखने को मिल रहा है। डिफरेंस क्या है अब इसकी बात करें। C4 प्लांट में क्रेंजनोटॉमी प्रेजेंट होता है, कैम प्लांट में नहीं होता है। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा जो नाइट में ओपन हो रहा है कैम प्लांट में है, C4 में नहीं होता है। और पाथवे की अगर बात करें तो आपने बोला यह है आपका नाइट डार्क एसिडिफिकेशन, C4 साइकिल चल रहा है, और यहां पर है लाइट डीएसिडिफिकेशन, C3 चल रहा है। तो इससे बात यह समझ में आ रही है कि नाइट में तो चल रहा है C4 और डे में चल रहा है C3। कहां पर चल रहा है भाई, तो चल तो रहा है मीजोफिल सेल में, पोजीशन सेम है, टाइम अलग अलग है। पोजीशन सेम है और टाइम अलग अलग है। जबकि अगर हम C4 प्लांट की बात करें तो टाइम सेम है, पोजीशन अलग अलग है। मतलब C4 प्लांट में C4 साइकिल मीजोफिल सेल में चल रहा था और C3 साइकिल बंडल सी सेल में चल रहा था, अलग अलग सेल में लेकिन टाइम सेम। यहां पर कैम प्लांट में C4 साइकिल या C3 साइकिल चलेगा मीजोफिल सेल में ही, लेकिन टाइम अलग अलग है। नाइट में चल रहा है C4 साइकिल तो डे में चल रहा है C3 साइकिल। पोजीशन सेम है, टाइम अलग अलग है। C4 प्लांट में इन दोनों पाथवे का पोजीशन अलग अलग है, कोई मीजोफिल सेल में चल रहा है तो कोई बंडल सी सेल में, लेकिन टाइम सेम है। तो ये आपने कैम प्लांट की बात कर ली। ओवरऑल अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ
इनिशियल CO2 का फिक्सेशन या फाइनल CO2 का फिक्सेशन, कुछ भी आपसे पूछा जाए, C3 प्लांट में कहाँ चलेगा? सोचना नहीं, मीजोफिल सेल। कैम प्लांट में कुछ भी, मीजोफिल सेल। सोचना है हमें सिर्फ C4 प्लांट में, क्योंकि C4 प्लांट में मीजोफिल सेल और बंडल सी सेल की बात हुई। इसलिए जब भी आपसे C4 के बारे में पूछा जाए, सोच के बताना कि मीजोफिल सेल में चल रहा है कि बंडल सी सेल में। C3 में और कैन प्लांट में कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, जो भी पूछा जाए सब मीजोफिल सेल में, क्योंकि इनमें क्रैंक एनाटॉमी प्रेजेंट नहीं होता। तो इस तरह से हमने ये डिस्कस किया, कहीं पर 18 ATP प्लस 12 NADPH प्लस कंज्यूम कराने की बात हो रही है, कहीं पर 30 ATP और 12 NADPH प्लस कंज्यूम कराने की बात हो रही है। ये था क्या? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, जिसके प्रेजेंस में हमने CO2 को कन्वर्ट किया ग्लूकोज में बायोसिंथेटिक फेज में या डार्क रिएक्शन। ओके, इस दौरान हमने इन तीनों पाथवे या तीनों प्लांट के बारे में बात किया, C3, C4 और कैम। इसमें फोटो रेस्पिरेशन एक टर्म आया, जिसमें आपने बोला कि C3 में ये प्रेजेंट होता है, C4 में नहीं होता। क्यों, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, बट फोटो रेस्पिरेशन है क्या, प्रोडक्टिविटी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? आपने बोला कि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, और C3 में फोटो रेस्पिरेशन होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम है। तो आखिर ये फोटो रेस्पिरेशन है क्या, कैसे प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट डालता है? कहीं ना कहीं हमें अब इसको टारगेट करना होगा।